ठीक है, उस पे वो आ नहीं रहा है कुछ भी। चलिए आपका आज बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। ठीक है साहब। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। जैसी मेरी आदत है, शुरुआत उसी से करता हूं कि कोई बेसिक आइडिया है क्या संसदीय विशेषाधिकारों को लेकर के, ताकि फिर आवाज नहीं आ रही। उसी हिसाब से बात। आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, टॉपिक संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ईयरफोन लगा लेता हूं फिर। गूगल मीट का। जी सर। हाँ जी, अब आ रही है ठीक तरह से? हाँ सर। या नहीं आ रही मैं है? आज दांत का ऑपरेशन कराया, इसलिए थोड़ा कम बोल पा रहा हूँ। अच्छा, चलिए साहब, स्वस्थ रहें आप। सर आ रही है। आप हाँ, आपको आइडिया है क्या है संसदीय विशेषाधिकार? सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो वो होती हैं, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको कलेक्टिवली और इंडिविजुअली भी दी जाती है। मतलब जी सर। और असेंबली में जो होते हैं उनको? क्या सर? असेंबली आपने पार्लियामेंट कहा, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी है क्या विशेषाधिकार? सर या केवल सांसदों को ही है? सर सबको है, असेंबली वालों को भी होगा। जी सर। विशेषाधिकार कहीं देश के संविधान में लिखे हुए हैं कि ये विशेषाधिकार होंगे सांसदों और विधायकों को? मतलब सवाल सीधा सीधा ये है, हाँ, कोई स्पेसिफिक प्रिविलेजेस हैं क्या हमारे एमपीज और एमएलएस को? हाँ सर है, तो जैसे कि वो लोग मतलब सेशन के दौरान दे कैन नॉट बी अरेस्टेड। सर कॉन्स्टिट्यूशन में 100 सर, मुझे नंबर नहीं का आइडिया नहीं आ रहा है। जी सर। सबसे बड़ी चुनौती संसदीय विशेषाधिकारों के साथ यही है कि इनको कोडिफाइड नहीं किया गया है, संहिताबद्ध नहीं किया गया है, और इसीलिए आजादी के इतिहास में कई ऐसे अवसर आए हैं जब संसदीय विशेषाधिकारों को लेके संसद और न्यायपालिका में टकराहट हुई है। बेसिकली संसदीय विशेषाधिकारों की जो परिकल्पना की गई, वो क्यों की गई? वो इसलिए की गई कि सांसद और विधायक बिना किसी डर, निर्भीकता और पक्षपात के अपना कार्य संचालित कर सकें। ये इसके पीछे उद्देश्य था। जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान लागू हुआ, तो हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद, 2 आर्टिकल 105 और 194, इनमें यह प्रावधान किया गया था। 105 जो है वो देश की संसद पे लागू होता था और 194 विधानमंडलों पर लागू होता था। विधानमंडल से मेरा अभिप्राय यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों से है। मेरे ख्याल आपको आइडिया होगा ये कि संसद का क्या मतलब है और विधानमंडलों का क्या मतलब है। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, और संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। इसमें अपर हाउस कौन सा है लोकसभा राज्यसभा में? उच्च सदन या अपर हाउस कौन सा है? सर राज्यसभा। राज्यसभा। और इधर विधानसभा और विधान परिषद? विधान परिषद। कुछ ही राज्यों में है विधान परिषद, हर राज्य में नहीं है। ठीक है जी। मेरे ख्याल 6 या 7 राज्यों में होगी विधान परिषद। जी। तो देश के संविधान में हमारे सांसदों और विधायकों, अपन जब बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार की, इसका मतलब ये दोनों पे लागू होता है ना। संसद शब्द अभिव्यक्ति में संसदीय विशेषाधिकार है, तो ऐसा नहीं है केवल संसद के लिए लागू है, ये संसद और विधानमंडल दोनों पे लागू होता है। अब सबसे बड़ी जो चुनौती है या समस्या है वो ये है कि जब संविधान लागू हुआ था
उस समय ये कहा गया था कि हमारे सांसदों और विधायकों को वे समस्त विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो देश का संविधान लागू होते समय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त हैं। मतलब 1950 के बाद जब देश का संविधान एक तरह से इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, उसके बाद भारत का सांसद और विधायक कोई नए संसदीय विशेषाधिकार एक्वायर नहीं कर पाएगा उस संविधान के लागू होते समय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास कौन से विशेषाधिकार थे। जब भी समस्या आएगी तब आप क्या देखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रोसीडिंग्स, उनका वहां क्या स्थिति है। तो कोई ऐसे विशेषाधिकार जो उस समय के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स ने छोड़ दिए वो भी लागू नहीं हो सकते। क्यों? संविधान ये कहता है कि संविधान लागू होते समय जो विशेषाधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थे। 1978 में एक संशोधन किया गया संविधान में जिसको हम 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। इस संशोधन में सिर्फ एक ही काम किया संसद ने कि हाउस ऑफ कॉमन्स का रेफरेंस हटा दिया और क्या कर दिया कि देश में 44वां संविधान संशोधन लागू होते समय जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वही विशेषाधिकार सांसदों को 105 के तहत और 194 के तहत विधानमंडलों के सदस्यों को प्राप्त होंगे। मतलब तकनीकी रूप से हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तकनीकी रूप से वही रहा जब देश का संविधान लागू हुआ। उस समय जो हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिकार प्राप्त थे, तो हमने केवल कुल मिलाकर के हमारी उपलब्धि रही कि स्वतंत्र भारत में संविधान में से हमने हाउस ऑफ कॉमन्स की अभिव्यक्ति को हटा दिया। इसके अलावा प्रत्येक सदन के सदस्य, अच्छा उसके साथ जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, क्योंकि आपको ये तो मेरे ख्याल आइडिया होगा कि देश के सांसद कई समितियों में होते हैं, अलग अलग समितियां होती हैं जो अलग अलग तरह के दायित्वों का निर्वहन करती है ना। संसदीय समिति जैसे हिंदी भाषा के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के है, सेलेक्ट कमेटी है, राजभाषा समिति, बहुत सारी इस तरह की कमेटीज हैं। तो संसद मान लीजिए नहीं चल रही है, अधिवेशन नहीं चल रहा है, लेकिन वो संसदीय समिति अपना काम कर रही है, जो भी उसको ऑफिशियल असाइनमेंट है, तो उस संसदीय समिति के कार्य के दौरान भी उनको वो समस्त प्रिविलेज या विशेष अधिकार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि संसदीय अधिवेशन के दौरान ही उनको वो विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन वो सदस्य यदि संसदीय दायित्व के निर्वहन से उस समय जुड़ा हुआ नहीं है और एक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए यदि कोई वो इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं तो उस पर उनको प्रिविलेज का लाभ नहीं मिलेगा। उन पर वो समस्त कानून लागू होंगे जो इस देश के नागरिक पर लागू होते हैं, प्रिविलेज नहीं है उसमें। केवल संसदीय कार्यवाही, संसदीय जो दायित्वों के निर्वहन के लिए जब वो कार्य करते हैं उस पर वो लागू होते हैं। तो मेरे ख्याल ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात आती है कि उनके विशेषाधिकार कौन से हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे संविधान में ये विशेषाधिकार कौन से हैं, इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। ये परंपरा से चले आ रहे हैं। कुछ अधिकार स्पष्ट हैं, जैसे संसद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संसद में आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है और आप पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको टोटल फ्रीडम है, ऐसा नहीं है। आपको टोटल फ्रीडम नहीं है, कहीं ना कहीं आप उन नियंत्रणों से गवर्न होते हैं। अब ये नियंत्रण कौन करेगा? जब आपको स्वतंत्रता नहीं है, उस स्वतंत्रता पे भी कहीं कोई कंट्रोल है,
तो वो नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार कौन है? नेचुरली उस सदन के अध्यक्ष, स्पीकर, है ना। लोकसभा के स्पीकर होंगे, राज्यसभा के क्या होते हैं? लोकसभा के स्पीकर हो गए, राज्यसभा के भूल रहा हूँ तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग के लिए गए और आपने लिख दिया स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, संकट में आ जाओगे। नहीं सर, स्पीकर नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति, सभापति, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है? इलेक्शन होता है क्या लोकसभा की तरह से राज्यसभा में भी? नहीं, उपराष्ट्रपति ही अक्सर। हाँ, तो इतना संदेह क्यों हो रहा है? नहीं सर, वो थोड़ा मेरा नहीं अच्छा, सर, वो थोड़ा अच्छा, असल में ठीक है। इंजेक्शन लगा है सर वो। हाँ, दिक्कत आ रही होगी बोलने में, ठीक है। राज्यसभा के सभापति होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, और सभापति वही होते हैं जो उस समय देश के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो सभापति, चेयरमैन, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इन दोनों पर यह जिम्मेदारी है कि वो संसद के अधिवेशन को और विधानसभाओं में संबंधित विधानमंडल के जो अध्यक्ष हैं वो ध्यान में रख, उन पे जिम्मेदारी है। अब उसमें एक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, वो असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कभी आप अखबार पढ़ें या कहीं इस तरह के प्रसंग पढ़ने में आए तो आपने शायद पढ़ा होगा कि सदन के अध्यक्ष ने उस अंश को कार्रवाई से निकाल दिया। जी, कई बार इस तरह के जब प्रयोग होते हैं, असंसदीय प्रयोग होते हैं भाषा के स्तर पे, तो सदन के अध्यक्ष उनको कार्रवाई से बाहर निकाल देते हैं। अब यदि कोई अखबार इसका प्रकाशन करता है तो वो संसदीय विशेषाधिकार का हनन है। सर्चलाइट अखबार जो पटना का था, उसने बिहार विधानसभा की एक प्रोसीडिंग्स में से वो अंश छाप दिया जो सदन ने अध्यक्ष की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया था। नेचुरली खिलाफ प्रिविलेज का इशू उठा उनके खिलाफ, संसदीय विशेषाधिकार का। जब ये मामला आया तो वो कोर्ट में गए वो, और न्यायालय ने ये कहा कि अखबार को वही अंश छापने की स्वतंत्रता है जो उस कार्रवाई का हिस्सा है, और चूंकि अध्यक्ष ने उस अंश को कार्रवाई से बाहर निकाल दिया, समाचार पत्र उसका प्रकाशन करता है, तो वो संसदीय विशेषाधिकारों के हनन का दोषी है। इसलिए पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो अंश जो कार्रवाई से निकाल दिया गया है उसका प्रकाशन। लेकिन रोचक जानकारी देता हूं मैं आपको। लोकसभा सचिवालय की ओर से एक प्रकाशन टाइम टू टाइम किया जाता है। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं इस तरह की, मतलब 2 एडिशन हैं, लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित किए। लोकसभा सचिवालय के प्रकाशन का मतलब यह है कि वो ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं, अधिकृत प्रकाशन है उनके। उसमें जो कुछ प्रकाशित किया गया है उसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं है, और मेरे ख्याल हो सकता है लोकसभा की वेबसाइट पे जाके यदि आप देखें तो वो पुस्तक हो सकती है हो उस पे ऊपर। यदि हो तो उसको अवश्य पढ़िएगा। उससे हमको ये आइडिया लगेगा कि जिन प्रतिनिधियों को हम चुन करके भेजते हैं उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं सदन में। क्योंकि उधर सदन के अध्यक्ष ने कार्रवाई से निकाल दिया तो आपको उसमें ये नहीं पता पड़ेगा, ये लिखा हुआ नहीं है कि फलाने विधायक ने फलाने अध्यक्ष के लिए कहा या फलानी सरकार के लिए कहा, वो आइडेंटिटी नहीं पता पड़ेगी आप। लेकिन उदाहरण के लिए उसमें एक छपा है, जैसे मान लीजिए अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, अब ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में राजस्थान सरकार के लिए कहा गया। अब अली बाबा कौन हो गए? मुख्यमंत्री। और 40 चोर कौन हुए? उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिमंडल के। अब विधानसभा के अध्यक्ष ने उस अंश को कार्रवाई से निकाल दिया।
अब आप अंदाज लगाते रहिए कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 40 मंत्री थे, उनके लिए कहा गया होगा। और हो सकता है ऐसे 2, 3, 4 अवसर आ गए हों जब मुख्यमंत्री के साथ 40 मंत्रिमंडल के 40 सदस्य हों, है ना। किसी ने कहा तू कुत्ते का पिल्ला है, गाली दे दी वहां पर, सदन के अध्यक्ष ने कार्यवाही से निकाल दिया। तो उसमें यह कहा जाएगा कि लोकसभा के सदस्य ने दूसरे सदस्य के लिए कहा, इस तरह के। तो आपको यह अंदाज नहीं लगेगा कि किसने ये आरोप लगाए, लेकिन इन अभिव्यक्तियों को पढ़ करके आप हमारे देश के सांसदों और विधायकों के मानसिक स्तर और डिबेट का जो स्तर है उसका एहसास कर सकते हैं। ऑफिशियल पब्लिकेशन है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जो मेरी प्रेस लॉस पे किताब है उसमें से मैंने कुछ अंश लेकर के उस किताब को कोट करते हुए, ऐसे अंश जो मैं क्लास में आपके सामने बोल सकता हूं और अपन किताब में छाप सकते हैं, उसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिनको शायद आप सार्वजनिक रूप से कहने में हिचकिचाएंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उनका डॉक्यूमेंट है, आप कोशिश कीजिएगा, यदि वेबसाइट पे कहीं ये मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लोकसभा सचिवालय से ही ये पुस्तक आपको फिर मंगानी पड़ेगी। बाकी 2 एडिशंस मेरे पास हैं, एक तो 80 के दौर का छपा हुआ है और एक अभी 3-4 साल पुराना ही है जी। हमारे किसी मित्र ने वो कॉम्प्लीमेंट्री मुझे उपलब्ध करा दिया था पार्लियामेंट के उसमें। तो जैसा मैंने आपसे कहा, स्पष्ट अधिकार इनको 2 ही हैं, जैसा अभी आयुष ने बताया, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट आप नहीं कर सकते जब सेशन की घोषणा कर दी गई है। उसके पीछे कारण यह है, से केवल सिविल मामलों में ये छूट है कि सरकार या कोई अन्य व्यक्ति किसी सांसद को कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक नहीं सके, ये उसकी पूछे लक्ष्य है। लेकिन मान लीजिए कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि किसी क्रिमिनल फेस में फंस गया, मर्डर कर दिया या कोई भी इस तरह का केस, उसमें उस पुलिस अधिकारी पर ये जिम्मेदारी है कि विदिन 24 आवर्स वो सदन के अध्यक्ष को ये बताए कि वो कौन सी जेल में है, किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है और उस पर क्या आरोप लगे थे। इस तरह का उसमें प्रावधान किया गया। सिविल केस में उनको गिरफ्तारी से छूट है। तो गिरफ्तारी से छूट और बोलने की स्वतंत्रता, 2 स्पष्ट अधिकार हैं। फिरोज गांधी जी के नाम से आप परिचित होंगे, है ना साहब, होना परिचित तो जी। फिरोज गांधी एक एक्ट लेकर के आए थे पार्लियामेंट के अंदर 1956 में। उस एक्ट को बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पब्लिकेशन प्रोटेक्शन एक्ट, संसदीय कार्यवाही संरक्षण अधिनियम, संसदीय कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम। उसमें पत्रकारों को इसकी प्रोसीडिंग्स को प्रकाशित करने की एक तरह से व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी थी, गुड फेथ, जनहित में। अब ये जनहित बड़ा वेग है, किसको जनहित कहेंगे आप, डिबेटेबल है ये तो जी। तो उसमें एक ये था। तो अब ये जनहित की तलवार अखबार पर लटकी हुई है, क्योंकि उस समय मीडिया शब्द का प्रचलन नहीं था, इतना अखबार ही प्रमुख होते थे उस समय, इवन टीवी भी नहीं था उस समय, तो केवल रेडियो था जी। तो उसमें उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि गुड फेथ में आप इसको प्रकाशित कर सकते हैं, मतलब कार्यवाही का हिस्सा तो है लेकिन गुड फेथ में नहीं है, तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये 1956 में, जिसका दूसरा नाम है फिरोज गांधी एक्ट। अब 1978 में जब ये 44th अमेंडमेंट होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है, उस समय 78 में आपको मालूम है जनता पार्टी पावर में थी। उन्होंने इसमें यह व्यवस्था की कि इस फिरोज गांधी एक्ट केवल पार्लियामेंट पर लागू था और स्टेट असेंबली से अपेक्षा की गई थी कि वो इस तरह का एक कानून जो है वो अपने यहाँ पर बना लें। लेकिन वो कानून कुछ लोगों ने, कुछ असेंबली में बनाया, कुछ ने नहीं बनाया, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे देश में वो लागू हो गया था। लेकिन 78 का जो संशोधन है वो इंपॉर्टेंट था इस संदर्भ में कि गुड फेथ वाली बात हटा दी गई उसमें से। उसमें यह किया गया कि संसद की कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए किसी भी पत्रकार के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब वो
विशेषाधिकार हनन का दोषी नहीं है। तो ये एक संवैधानिक सुरक्षा मिली मीडिया कर्मियों को इस संशोधन के साथ। 78 तक टीवी आ चुका था, हालांकि न्यूज टीवी पे इतनी ज्यादा पॉपुलर उस समय तक नहीं हुई थी। वो बाद में जब 82 में मिसेस गांधी ने पूरा एक नेटवर्क किया, हर दिन एक टीवी स्टेशन खोल करके जिस तरह से जाल फैलाया, और फिर वो डीडी न्यूज और मॉर्निंग ट्रांसमिशन, वो पूरी अपना एक उसका इतिहास है। फिर धीरे धीरे वो समाचार लोकप्रिय होने लगे। फिर इधर आपके टेलीविजन के ऊपर समीक्षाएं आने, रेडियो पर समीक्षाएं आती थी, तो रेडियो के कार्यक्रमों की समीक्षाओं पर और अखबारों में जो रिपोर्ट हो रही है या किसी भी अन्य माध्यम पर फैक्चुअल रिपोर्टिंग यदि कार्रवाई की जाती है तो किसी पर कोई भी मामला विशेषाधिकार हनन का नहीं चल सकता। ये व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक जर्नलिस्ट के रूप में था जब इनको यहाँ सुरक्षा दी गई। अब जो परंपरा से जो हम इनको अधिकार मिले हुए हैं रिपोर्टिंग के संदर्भ में, और पत्रकार के लिए चुनौती है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि चूंकि प्रिविलेज कोडिफाइड नहीं है इसलिए हमेशा उनके ऊपर एक तलवार लटकी रहती है। अब आपने कोई एडिटोरियल लिखते समय, कोई आर्टिकल लिखते समय यदि किसी भी सांसद के आचरण पर कोई इस तरह की टिप्पणी कर दी जिससे उसको लगे कि उसके संसदीय कार्यवाही के निर्वहन में ये बाधक है, तो आपके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन ला सकता है। आचार्य कृपलानी थे, एक हमारे बहुत पुराने नेता थे। ब्लिट्स ने खबर छाप दी, आचार्य कृपालूनी, नाम बदल दिया, कृपलानी को कर दिया आचार्य कृपालूनी, और नीचे उस खबर में लिख दिया कि बुढ़ापे में इनका दिमाग सठिया गया है, पंडित नेहरू की कृपा से ये चुनाव जीत कर आए, और अनाप शनाप इस तरह की बातें लिख दी। ब्लिट्स के खिलाफ प्रिविलेज का इशू खड़ा हुआ, उसको प्रिविलेज वायलेशन का दोषी माना गया, और उसके जो पत्रकार थे उनको बुलाया गया संसद में, उनकी भर्त्सना की गई और उनका प्रेस गैलरी का कार्ड जब्त कर दिया गया। मतलब ये कि किसी पत्रकार को इस बात की छूट नहीं है कि वो किसी सांसद पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाए। इसी तरह से कोई ऐसी जानकारी जो संसद में नहीं दी गई है और आप उसे संसदीय तथ्य बना करके प्रकाशित करते हैं, वो भी प्रिविलेज का इशू खड़ा कर सकती है। फैक्चुअल रिपोर्टिंग की छूट है आपको। यदि आपने ट्विस्ट कर दिया, गलत कर दिया, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया, तो प्रिविलेज का इशू खड़ा हो सकता है। किसी सांसद ने यह सिद्ध कर दिया कि आपने उसके भाषण को जानबूझ करके दबाया है, उपेक्षा की है इंटेंशनली, तब भी प्रिविलेज का इशू खड़ा हो सकता है। हर सांसद को इस बात का अधिकार है कि जो कुछ उसने कहा है उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग की जाए, है ना। अब वो ठीक है, अखबार की अपनी स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है, टेलीविजन पे समय की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चुनौतियां, लेकिन उसने यदि इस तरह का मेलिफाइड इंटेंशन या दुराग्रह की बात आपको प्रूव कर दी तो वो भी आपके लिए संकट का कारण बन सकता है। न्यायाधीशों के संदर्भ में हमारे यहाँ दो ऐसे प्रोविजन हैं कि स्टेट असेंबली पे और पार्लियामेंट दोनों में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने कर्तव्य पालन के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उन पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। अब अक्सर बहस होती है सुप्रीम कौन, बड़ा कौन, पार्लियामेंट या जुडिशरी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या लगता है आपको, कौन बड़ा है दोनों में से? सुप्रीम कौन है? सर जुडिशरी। जुडिशरी क्यों महत्वपूर्ण, क्यों बड़ी है इससे, पार्लियामेंट से? कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, जुडिशरी का काम क्या है? कानूनों की व्याख्या करना है। तो संसद कहती है हम सुप्रीम क्योंकि हम कानून बनाते हैं, जुडिशरी कहती है हम सुप्रीम क्योंकि आपने जो कानून बनाया वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, हम रिव्यू करते हैं। लोकतंत्र के हित में यह है कि दोनों अपनी अपनी सीमाओं में रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, तभी ये लोकतंत्र सफल सार्थक हो सकता है। ये डिबेट अक्सर होती रही है। फिर समस्या वही, ये सवाल कई बार पूछा भी जाता है परीक्षा में कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को कोडिफाइड, संहिताबद्ध किया जाना है कि नहीं किया जाना, इसको लेकर डिबेट होती रही है। प्रेस कमीशन ने भी इसको लेके कहा है, सेकंड प्रेस कमीशन ने
स्पष्ट कहा कि कोडिफिकेशन होना चाहिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, लेकिन अभी तक नहीं है। अच्छा, अब क्या दिक्कत है, इधर लाइव टेलीकास्ट हो गया। अब लाइव टेलीकास्ट में आपको पता है क्या कौन सा सांसद जो है वो क्या बोलेंगे, है ना? नहीं पता। एक बार अखबार का नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक अखबार ने लिख दिया संपादकीय में कि संसद का जो दृश्य है वो किसी मछली बाजार जैसा है। हाँ सर, ये आया है। हाँ, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह की थी उसमें मतलब जिस तरह की भाषा थी, तो संसद में काफी हंगामा हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस अंश को हटाया निर्णय में से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूं आपको, पहला सबसे इंपॉर्टेंट केस, उत्तर प्रदेश के केशव सिंह, गोरखपुर के व्यक्ति थे, मुझे पता नहीं आपने सुना नहीं सुना ये मामला। संविधान के बाद सबसे पहली बार जो जुडिशरी और पार्लियामेंट में टकराहट होती है, बड़ा रोचक मामला था। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के सरकार के एक आदेश को केशव सिंह ने असेंबली में ये कहा ये नादिर शाह का फरमान है, और पर्चे फाड़ दिए। और ये तो अवमूल्यन है संसद की गरिमा का। संसदीय गरिमा की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप जब दर्शक दीर्घा में जाएंगे कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं कभी मौका लगा नहीं लगा आपको विधानसभा या संसद में जाने का। वहां जब आप जाके दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, जर्नलिस्ट के रूप में बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें थोड़े से प्रिविलेज हैं आपको, लेकिन ये प्रिविलेज नहीं है कि आप जैसे मर्जी आए बैठ जाएंगे वहां पर, पैर फैला लेंगे या उबासियां लेंगे या वो ऐसे करके बैठेंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे। नहीं, आपको संयम बरतना पड़ेगा, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे दर्शक दीर्घा में जाएंगे तो आपसे सब पेन पेंसिल जो भी कुछ है सब ले लेंगे आप बाहर ही, है ना? आपको ध्यान है एक बार किसी ने जूता उता फेंक दिया था वहां पर, है ना? और हर थोड़ी थोड़ी देर मार्शल खड़े रहेंगे जो इस बात को ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार से अवमूल्यन संसद का नहीं। आप नारेबाजी नहीं कर सकते, है ना? आप ताली नहीं बजा सकते। किसी का भाषण बढ़िया लगा आपको और आपने तालियां बजा दी, वहां पे नहीं, पब्लिक मीटिंग नहीं है ये। आप बिल्कुल शांति से बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, है ना? ऐसा भी नहीं कि मर्जी आज उठ के चले गए, मर्जी आकर बैठ गए, नहीं, इस तरह का भी नहीं है वहां पर। और मुझे तो ये भी ध्यान है कि शायद 1 घंटे में उठा देते हैं, फिर वो अगला ग्रुप आ जाएगा, अगला बैच आएगा, इस तरह से उनका वो रहता है आपको निश्चित समय के लिए ही। और किसी न किसी MP MLA की उस पर स्वीकृति होगी तभी आपके अंदर एंट्री के पास बनेंगे। तो एक प्रकार से पब्लिक के लिए एंट्री भी है और एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो रेस्ट्रिक्शन भी है। तो देश की किसी न्यायिक व्यवस्था को लेकर के, किसी न्यायाधीश के आचरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की देश की विधानसभा और संसद में प्रतिबंध है ना? तो अब हुआ कि हाँ, केशव सिंह की बात मैं कर रहा था। तो केशव सिंह ने जब इस तरह का बर्ताव किया, उनको 1 सप्ताह की जेल भेज दिया गया केशव सिंह को। और जब जेल भेज दिया, 6 दिन तो निकल गए, 7वें दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इनको रिहा कर दिया जाए। 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने कहा केशव सिंह को रिहा कर दिया जाए। सजा किसने दी? असेंबली ने। अब आप सोचिए कितनी बड़ी टकराहट हो गई, है ना? आप एक व्यक्ति को जिसको सजा दी गई उसको आप कह रहे हो कि छोड़ दिया जाए। अब साहब जैसे ही ये बात पहुंची विधानसभा में तो वहां पर वो जो जजेस थे उनके खिलाफ प्रिविलेज का इशू खड़ा कर दिया। विधानसभा ने 2 जजेस के खिलाफ वारंट इशू कर दिया और केशव सिंह के खिलाफ वारंट इशू कर वापस अरेस्ट किया जाए, और न्यायाधीश को भी अरेस्ट करने का उन्होंने वारंट जारी कर दिया। तो आप देखिए कि कितने एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब वो दोनों जो न्यायाधीश थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ली। जब उनके अरेस्ट का वारंट इशू कर दिया विधानसभा ने, उन्होंने कहा आपने हमारी अवमानना की, कैसे छोड़ दिया आपने केशव सिंह को। अब साहब फिर पंडित नेहरू या जो भी उस समय थे किसी तरह से बातचीत हुई और फिर खैर अल्टीमेटली जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था वो फैसला ये आया कि जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिक स्वतंत्रता की बात है तब न्यायालय को विचार करने की छूट है। सदन का यदि आंतरिक मामला है उसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है।
इंटरनल कहीं कुछ चैलेंजेस हैं। तो इस तरह से इलाहाबाद या लखनऊ पीठ थी जो भी थी, उन्होंने जो ये फैसला दिया है इसमें किसी प्रकार की संसदीय अवमानना नहीं हुई है, तब जाके ये मामला जो है वो शांत हुआ। तो ऐसे अवसर हमारे देश के संसदीय इतिहास में अक्सर आए हैं जब जुडिशरी और न्यायपालिका टकराए आपस में। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। इनाडू के संपादक जी, उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा, पेडालू गलावा बड़ों का हुल्लड़, बड़े मतलब राज्यसभा। उनके एडिटोरियल पर सीरियस व्यू ले लिया और गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिए। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली। अब पुलिस ऑफिसर की कल्पना कीजिए, यदि अरेस्ट करता है तो कोर्ट की अवमानना, अरेस्ट नहीं करता है तो पार्लियामेंट की अवमानना। उन्होंने फिर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि यदि मुझे अरेस्ट, मैं चलने को तैयार हूं वहां संसद में, मुझे अरेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा अरेस्ट हम नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट है। फिर उन्होंने कहा मुझे अपने वकील को साथ लाने की अनुमति दी जाए। फिर एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ। तो इस तरह के मामले आते रहे हैं। एक हमारे यहाँ बड़ी अच्छी किताब है एमएल शक्तिधर की अंग्रेजी में थी और सुभाष कश्यप की हिंदी में। वो संसदीय कार्यवाही, संसद की जो ये प्रक्रिया है ना, उसकी गीता है एक तरह से। जी, कहीं मिल जाए तो खरीद लेना, बहुत सस्ती किताब होगी। पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, किसी एकेडमी की छपी हुई है शायद, वो ग्रंथ एकेडमी की। तो बहुत सस्ती किताबें हैं उनकी। सुभाष कश्यप जी की है। सुभाष कश्यप की है ना, वो सेक्रेटरी रहे बहुत लंबे समय तक लोकसभा के। अद्भुत किताब है उनकी, है ना। तो उसको आप पढ़ेंगे तो इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बहुत सारा एग्जाम्पल और जो उसकी प्रावधान है उनकी जानकारी मिलेगी। संसद को वित्तीय जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है, जेल भेजने का अधिकार है सांसदों, संसद को, विधानसभाओं को। वित्तीय जुर्माना, फाइनेंशियल पेनल्टी लगाने की किसी तरह की छूट नहीं है। तो बाकी कुल मिलाकर के यह है कि सदन का जो अध्यक्ष है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है, विधान परिषद है, उन पर यह भी जिम्मेदारी है अध्यक्ष पर कि वो आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करें। वो सदन का हिस्सा नहीं है। अब आपको टिप्पणी करते हैं तो हो सकता है प्रिविलेज का इशू खड़ा हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति पर लगने वाले आरोप जो सदन का हिस्सा नहीं है, उसमें क्या किया जाए। इसलिए सदन के जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की स्थितियों से आम आदमी के अधिकारों की भी रक्षा करें। कुल मिला के ये समस्या तब तक रहेगी जब तक संसदीय विशेषाधिकारों का कोडिफिकेशन या संहिताबद्ध उनको हम नहीं करते हैं। बाकी बहुत किस्से, एक आनंद विक्टन करके पत्रिका थी, उन्होंने एक कार्टून छाप दिया, उसमें लिख दिया कि कोई एक जेब कतरा और लुटेरा टाइप जो दिख रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ विधानसभा के सदस्य हैं। तो विधानसभा के सदस्यों को जेब कतरा और लुटेरा बता दिया। तो नेचुरली ये तो अवमानना है इस तरह की। तो इस तरह के प्रसंग जो हैं देश की न्यायपालिका के इतिहास में आते रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये दोनों संस्थाएं, क्योंकि लोकतंत्र के जो स्तंभ के रूप में जिनको आप कहते हैं, उसके दो मूल स्तंभ हैं। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए, विश्वसनीयता के लिए, सार्थकता के लिए ये आवश्यक है कि ये दोनों संस्थान, दोनों इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट का और जुडिशरी का, एक दूसरे के अधिकारों के प्रति सम्मान का भाव रखें, अनावश्यक टकराहट से बचें, है ना। लेकिन अभी तक 75 साल देश की आज़ादी को हो गए, संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताबद्ध करने की दिशा में कहीं कोई पॉजिटिव एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। कई कमेटीज बन गई, प्रेस काउंसिल ने पूरी एक कमेटी बनाई, उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड प्रेस काउंसिल ने बहुत काम किया है इस क्षेत्र के अंदर। और बहुत, मैं बात कर रहा हूँ ये 20-20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, जब प्रेस काउंसिल ने इन पर रिसर्च स्टडीज करवाई हैं और एक पब्लिकेशन के माध्यम से अपने रिकमेंडेशंस दी हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे काम किया, डिफेमेशन पे काम किया, वॉयलेशन ऑफ जर्नलिस्ट एथिक्स पे काम किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर काम किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो कहा जाता था उस समय, लिखा है इन्होंने कि 60 साल में तो व्यक्ति रिटायर हो जाता है। 1924 का 23 का कानून है, ये कानून इररिलेवेंट हो गया है। अंग्रेजों ने लागू किया था अपने जमाने में, आज़ाद भारत में कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर आरटीआई डिस्कस करते समय मैंने आपसे कहा था कि आरटीआई और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जब प्रोविजन कहीं टकराएंगे तो आरटीआई जो है उसको स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार से एक बेसिक मैंने जो आपको जानकारी दी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, ठीक है साहब। दूसरा है प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, पहले भी बात हुई थी अपनी। ये सबसे पुराना कानून है हमारे देश का, ओल्डेस्ट लिविंग प्रेस लॉ। मतलब सबसे पहला कानून तो 1799 में बना था, लॉर्ड वेलेस्ली जिस समय यहाँ के शासक थे उनके काल में प्रेस को पहली बार नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन 1867 का जो ये एक्ट है इसमें कोई दो राय नहीं, अंग्रेजों के जमाने में लागू हुआ था, ये अभी तक एग्जिस्टेंस में है। प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट मूलतः है इस देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुंठित करने के लिए नहीं है। ये अधिनियम मुख्य रूप से देश में प्रेस से संबंधित डेटा उसको इकट्ठा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या कुछ जानकारी मिली होगी, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की जी, उसमें न्यूज पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी किया गया। जी जी है ना। आज से 6 महीने पहले कोई बात नहीं करता था, न्यूज पोर्टल खोल रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। सरकार को पता ही नहीं कितने पोर्टल हैं हमारे यहाँ। जी अखबारों के साथ उस समय एक कानून बना कि अखबार निकालने के पहले आप डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। फिर जब आरएनआई अस्तित्व में आया तब फिर ये आ गया आप टाइटल भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, टाइटल का भी इस एक्ट के प्रोविजन के तहत। तो प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अब एग्जिस्टिंग जो प्रोविजन है इसके तहत आप किसी भी समाचार पत्र का प्रकाशन तभी कर पाएंगे जब आरएनआई से आप स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे अखबार के शीर्षक की। उसका शीर्षक यह है, तरीका यह है, प्रक्रिया यह है, आप अपने जिले में जहां से आप अखबार का प्रकाशन कर रहे हैं, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उसके ऑफिस में जाएं और अपनी एप्लीकेशन वहां दें। 2 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर उस पर देना पड़ता है, या आपको परफॉर्मा बाहर मिल जाएंगे, वो लोग बैठे रहते हैं वहाँ, परफॉर्मा दे देंगे, उस पर टिकट लगा दीजिएगा और उनको दे दीजिए। उसमें आपको 2, 3, 4, 5 टाइटल देने चाहिए कलेक्टर को, जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए, और अपना नाम एड्रेस आप दे देंगे। इसके बाद आपको राजस्थान में तो पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई है। आजकल पुलिस की इंक्वायरी होती है जब भी आप टाइटल के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ वर्ष पहले विज्ञापन कुछ घोटाले हुए थे, ऐसे अखबारों को विज्ञापन मिल गए थे जिनके एड्रेसेस का पता नहीं था। तब से फिर ये उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो यहाँ तो वेरिफिकेशन होता है। तो आपकी वो एप्लीकेशन प्रोसेस हो, कलेक्टर का काम यही है उसके ऑफिस का कि आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस, मना नहीं कर सकते हो आपको, हो सकता है आपकी उनसे किसी तरह का क्लैश हो, खुंदक हो, टकराहट हो, है ना, आप पहले से एक अखबार निकाल रहे हैं, उस आधार पर आपको मना नहीं कर सकते, आपका अधिकार है अखबार निकालने का। ठीक है। तो जब आप टाइटल के लिए एप्लीकेशन देंगे तो कलेक्टर उस एप्लीकेशन को आरएनआई को भेज देगा, आरएनआई उसको एग्जामिन करेंगे, और आजकल तो वो सारा पूरी रिपोर्ट आरएनआई की है वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हैं आपने जो नाम मांगा है वो किसी को अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप उसको नाम देंगे, उसके बाद उसको एग्जामिन करेंगे, यदि उनके पास टाइटल अवेलेबल है तो वो टाइटल आपको मिल जाएगा। टाइटल मिलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से वो करना पड़ेगा। उसमें 3 पद बड़े महत्वपूर्ण हैं घोषणा पत्र में, एक है एडिटर, एक है पब्लिशर, एक है प्रिंटर। एडिटर, पब्लिशर और प्रिंटर। एडिटर कौन होता है? एडिटर वो होता है जो समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रण करता है। एडिटर मीन्स द पर्सन हु कंट्रोल्स द सिलेक्शन ऑफ द मैटर दैट इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अखबार में जो कुछ छप रहा है उसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार संपादक है। प्रकाशक कौन है? जो उस पत्र को, पत्रिका को विक्रय के लिए जारी कर रहा है। और प्रिंटर कौन है? प्रिंटर बताएंगे प्रिंटर कौन है? ये बहुत कंफ्यूजन होता है अक्सर इसमें। प्रिंटर कौन है?
सर जो करवा रहा है, हाँ जो प्रिंट करवा रहा है, जो प्रिंट कर रहा है वो प्रिंटिंग प्रेस है। आपको उस प्रिंटिंग प्रेस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा साथ में। वो जो डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, जिस प्रेस से आप छपा रहे हैं उसकी सहमति का पत्र होना जरूरी है उसमें, और प्रिंट लाइन छापना जरूरी है हर कॉपी के ऊपर। प्रिंट लाइन में क्या देंगे आप? एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटर। यदि ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन, मतलब खुद ही जाके साइन करेंगे। यदि एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर अलग अलग हैं तो वो उनको अलग अलग जाना पड़े। फॉर्म तो एक ही है पर फॉर्म, लेकिन उन सबको उनके सामने साइन करने पड़ेंगे। ठीक है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी के बाद प्रकाशित होने वाला पहला अंक, अर्थात दैनिक अखबार का 1 मार्च, साप्ताहिक का मार्च फर्स्ट वीक, फोर्टनाइटली का मार्च का पहले 15 दिन, क्वार्टरली का जनवरी, फरवरी, मार्च, इन अंकों में एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर और उसके शेयर होल्डर्स या किनको उसका लाभ जा रहा है उसकी सूची छापनी पड़ती है ना। उसमें लिखा रहता है बाकायदा, संपादक का नाम, राष्ट्रीयता, एड्रेस, प्रकाशक का नाम, राष्ट्रीयता, एड्रेस, प्रिंटर का नाम, ये तीनों उसमें कॉलम होते हैं। और फिर उसमें किसी भी अखबार का यदि आपको देखना है सारा सारा, तो उसका 1 मार्च का इशू देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और प्रतिदिन आपको इसके नाम और एड्रेस छापना पड़ेगा, एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर का। अब समस्या हो सकती है कि आप एडिटर नहीं है, किसी ने ऑब्जेक्शनेबल मैटर छाप दिया और आपका नाम छाप दिया एडिटर के रूप में, आपको बदनाम करने के लिए, डैमेज करने के लिए। कानून ये कहता है यदि आपका नाम संपादक के रूप में छपा है और आप संपादक नहीं हैं, जैसे ही आपको जानकारी मिलती है विदिन 24 आवर्स आप जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करें कि आप उसके संपादक नहीं हैं। आजकल कई तरह के संपादक होने लग गए अखबार में। एक दौर था जब 2 तरह के संपादक थे, विचार संपादक और समाचार संपादक, है ना। फिर चीफ एडिटर, मुख्य संपादक, स्थानीय संपादक, है ना। पता नहीं कितनी तरह के संपादक होने लग गए आजकल। कौन जिम्मेदार है? अखबार में प्रकाशित होने वाली समस्त सामग्री का अंतिम जिम्मेदार, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बता सकते हैं? संपादक के बहुत सारे पद आ गए, कौन जिम्मेदार है? ये भी तो अल्टीमेटली संपादक ही जिम्मेदार है। संपादक तो बहुत सारे होने लग गए आपके, विचार संपादक, समाचार संपादक, कौन जिम्मेदार होगा? वैसे तो समाचार संपादक होगा। जिस व्यक्ति का नाम संपादक के रूप में छप रहा है, नहीं छप रहा है तो डिक्लेरेशन में जिसका नाम संपादक के रूप में है, क्योंकि बिना डिक्लेरेशन तो आप छाप ही नहीं सकते। और किसी तरह का परिवर्तन होता है, संपादक बदलता है, प्रकाशक बदलता है, मुद्रक बदलता है, पीरियोडिसिटी बदलती है। पीरियोडिसिटी आवधिकता, दैनिक से साप्ताहिक हो रहा है, साप्ताहिक से दैनिक हो रहा है ना, साप्ताहिक से पाक्षिक हो रहा है, पाक्षिक से साप्ताहिक हो रहा है। किसी भी तरह का परिवर्तन है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन चेंज हो रहा है, प्रिंटर चेंज हो रहा है, भाषा चेंज हो रही है, किसी तरह का बदलाव है तो आपको दोबारा डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, वो डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाएगा। डिक्लेरेशन फाइल करने के 6 सप्ताह के अंदर, यदि साप्ताहिक अखबार है तो 6 सप्ताह में, और इसके अलावा जो भी पीरियोडिसिटी के अखबार हैं वो 6 माह में प्रकाशित हो जाने चाहिए। नहीं होते हैं तो आपका डिक्लेरेशन रद्द हो जाएगा, दोबारा भरना पड़ेगा आपको। यदि ये जो प्रिंटर या प्रकाशन का स्थान 30 दिन से अधिक के लिए, दैनिक पत्र के संदर्भ में अधिक के लिए है, तभी आपको दोबारा भरना पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग है, टेम्पररी अरेंजमेंट है, तो फिर जरूरत नहीं है ना। किसी भी अखबार का एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर देखना हो, प्रिंट लाइन छापना कंपलसरी है। प्रिंट लाइन कहाँ छपेगी ये अखबार का अपना निर्णय है। कुछ अखबार फ्रंट पेज पे छाप रहे हैं, कुछ अखबार लास्ट पेज पे छापते हैं, कुछ अखबार एडिट पेज पे छाप रहे हैं। कई अखबार देखिएगा आपने, हर एक को अलग अलग पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन नियम ये कहता है कि आपको हर कॉपी के ऊपर ये छापना, बल्कि आजकल तो ये भी नियम आ गया है कि आप ये जो पोस्टर छापते हैं ना, जैसे चुनावों के समय छपते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन के समय छपते हैं, उस पर भी आपको प्रिंटर का नाम देना चाहिए, देना लॉ है ये,
कंपलसरी है कि प्रिंटर का नाम आपको उसमें छपवाना पड़ेगा। कहाँ से छपा है ये जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपत्तिजनक प्रकाशन यदि है उसमें तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संबंधित व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सके। इसी तरह से अखबार में भी आप उस संपादक के खिलाफ, प्रकाशक और मुद्रक सामान्यतः जिम्मेदार नहीं माने जाते इस कानून के तहत, लेकिन यदि प्रभावित व्यक्ति ये प्रूव कर दे कि नहीं साहब इसके प्रकाशन में तो ये भी जिम्मेदार थे, तो फिर उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सामान्यतः संपादक जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन उसमें लिप्तता सिद्ध कर दी आपने दूसरे व्यक्तियों की, प्रकाशक और उनकी, तो वो भी जिम्मेदार है। तो मूल रूप से समाचार पत्रों के लिए तो ये प्रावधान है। बाकी प्रिंटिंग प्रेस और इनको नियंत्रित करने केवल एक डेटा के लिए कि इतने प्रिंटिंग प्रेस हैं, इतने अखबार छप रहे हैं। और ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि RNI की रिपोर्ट आप देखिए, हर वर्ष प्रकाशित होती है, हर स्टेट वाइज उसमें लिस्ट दी हुई होती है, कितने अखबार कितनी भाषाओं में, इवन 20-22 सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनकी प्रसार संख्या कितनी है ये दी जाती है। तो पूरे देश में एक पत्र पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का एक परिदृश्य आपके सामने आ जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा, अब उसकी विश्वसनीयता कितनी है विशेषकर प्रसार संख्या को लेकर के, ये मुझे तो लगता है संदेहास्पद है। वो जो डेटा अखबार दे रहा है वो छाप देते हैं, अब वो है कि नहीं है इसकी जांच तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हो पाती है, क्योंकि ये सारा खेल विज्ञापनों का है। अधिक प्रसार संख्या होगी, DAVP की विज्ञापन की रेट आपको ज्यादा मिल जाती है। तो इस तरह के और भी इसके साथ स्टेट में जो होता है, यदि आपका सर्कुलेशन ज्यादा है तो स्टेट में यदि आप अप्रूव हो गया DAVP से, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी DAVP के हिसाब से आपको विज्ञापन की जो रेट्स है ना वो उसके हिसाब से हो जाती है। तो RNI की रिपोर्ट इस एक्ट के तहत जो डिक्लेरेशन भरे जाते हैं, उस दृष्टि से इस देश में मीडिया के एक आंकड़ों के संबंध में, उसके अध्ययन के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री जो है वो उपलब्ध कराता है। कितने लोग कितनी भाषाओं में, अखबार कितने पुराने हैं, ओल्डेस्ट लिविंग न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं हर राज्यों में, 1 लाख से अधिक प्रसार संख्या वाले कौन कौन से पत्र हैं, मासिक पत्र कौन से हैं, स्पोर्ट्स पे कितनी मैगजीन है, एजुकेशन पे कितनी है, रिलीजन पे कितनी है, टेक्नोलॉजी पे कितनी है ना। तो इस तरह के पूरे वर्गीकरण कर रखे हैं उन्होंने। तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आपको यूपी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो कि उत्तर प्रदेश में कितने अखबार निकल रहे हैं, कौन से शहर से हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलीज निकल रहे हैं, हिंदी के सर्वाधिक पत्र कहाँ से निकल रहे हैं, ये इस तरह की बहुत सारा उसमें जो आंकड़े हैं आपको उसमें मिल जाएंगे। और बाकी आंकड़े पढ़ेंगे तो आप और भी अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपने यदि सही तरीके से डिक्लेरेशन भरा है और उसके बाद भी जिला प्रशासन आपको अखबार प्रकाशन से रोकता है, तो आप प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक अपीलेट बोर्ड बना हुआ है, उसमें कार्रवाई करने के लिए या उसमें एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनसे अपील कर सकते हैं, फिर वो रिव्यू करके जो भी फैसला होगा वो फिर आपके लिए स्वीकार्य होगा। एक इसमें और बात है, क्योंकि प्रेस एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट बुक्स को लेकर के भी है। कभी आप किताब लिखें तो अपने पब्लिशर से कहिएगा कि इसके तहत वो ये काम जरूर करें, और वो काम है, देश में हमारे यहाँ 4 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, कलकत्ता, चेन्नई, बॉम्बे और दिल्ली। कानून ये कहता है कि उस प्रकाशक को जिसने ये पुस्तकें छापी हैं, पुस्तकें भी 2 तरह की होती हैं, एक होता है हार्ड बाउंड और एक होता है पेपर बाउंड। हार्ड बाउंड जैसा गत्ता मोटा होता है, पता नहीं ये अंतर पता है नहीं पता है आपको, और पेपर बैग जो होती है उसका जो गत्ता है, यूजुअली टेक्स्ट बुक्स आपको पेपर बैग एडिशन में मिलेंगी और लाइब्रेरीज के लिए हार्ड बाउंड एडिशन होता है। तो कानून ये कहता है कि जो सबसे बढ़िया एडिशन छपा है, हार्ड बाउंड जो है, वो आप अपने खर्चे पर लाइब्रेरीज को भेजेंगे और राज्य सरकार जहां भी नोटिफाई करेंगे राज्य सरकार के लिए वहां पे जाएगा। इसी तरह से अखबार भी भेजना अनिवार्य है आपको, हर कॉपी। अब यदि भेजते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप उन पुस्तकों के माध्यम से हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि कोई भी रिसर्चर है वो नेशनल लाइब्रेरीज का उपयोग यदि कोई सीरियसली काम कर रहा है और उसके लिए संभव है, उसकी रीच है, तो वहां जाकर के वो काम करता है। तो वहां आपकी पुस्तकें जो है यदि मिलती हैं
तो कई वर्षों के बाद उन पुस्तकों के माध्यम से जो कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया है वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। ये बेसिक ये है। तो ये प्रेस एंड गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के मूल प्रावधान थे। क्योंकि आपको मेरे ख्याल बेसिक जानकारी की ही अपेक्षा है, तो उस दृष्टि से ये जानकारी रख लीजिए आप, मतलब तैयारी रहनी चाहिए आपकी। और बाकी जो कानून है मेरे ख्याल कॉपीराइट और एक दो और इम्पोर्टेंट रह गए हैं, तो उनकी बात अपन अगले वीक करेंगे, है ना। जी। कहीं कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए आप, नहीं तो फिर ठीक है ना। ठीक है फिर, है ना। सर आपने जैसे बोला था कि जुडिशरी और अभी पार्लियामेंट में अभी तक ये नहीं हुआ, तो अभी भी तक सेम ही है कि दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी चाहिए, कोई भी हायर लेवल पे नहीं है। देखिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है। दोनों इंस्टीट्यूशन कहते हैं हम सुप्रीम है। हाँ जी। निर्णय कौन करे, कौन सी ऊपर अथॉरिटी है जो बताएगी। ये मैंने एक सामान्य वो बताया आपको डिस्कशन के लिए। कुछ ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा हुआ है कि ये सुप्रीम है कि ये है। हर एक के कार्य विभाजन है। हाँ, हर एक के कार्य विभाजन है, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना था कि दोनों जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी चलेगी। मान लीजिए पार्लियामेंट और जुडिशरी आपस में भिड़ते चले गए तो फिर आप और हम कहाँ जस्टिस की उम्मीद करेंगे। और ये व्यावहारिक चुनौतियां हैं क्योंकि आपने कोडिफाइड नहीं किया। आप जर्नलिस्ट के लिए कितना बड़ा संकट है जी। उसको जरा सा भी वो क्रिटिकली लिखता है और इंटरप्रिटेशन ये कर ले कि आपने तो डिफेम किया है पार्लियामेंट को। वहां बहस का स्तर क्या हो रहा है ये आप देख ही रहे जी, है ना। अब जिस तरह की बहस हो रही है वो भी अपने आप में, लेकिन अब उस पर मान लीजिए क्योंकि अल्टीमेटली तो पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं है कि नहीं, उत्तरदायी किसके प्रति है, जनता के प्रति। जनता, सारे इंस्टीट्यूशन जनता के प्रति उत्तरदायी है। अब कितनी बार हमारे यहाँ ये आंकड़े आए हैं, अखबारों में छपे हैं, कितनी टेलीविजन बहस में ये बात की गई है कि एक एक मिनट पर कितने लाखों रुपए खर्च हो रहा है पब्लिक का जी। और यदि इतने मिनट आप बहिष्कार करके या हल्ला गुल्ला करके नष्ट कर देते हैं, चर्चा कब होगी। कितनी गंभीर चर्चाओं में इनकी सहभागिता होती है और सेम मीडिया पर लागू होता है। ये हल्ला गुल्ला आज खबर छपी सर अमर उजाला में लगी है। 41 बैठकों के बाद राज्यसभा में जो है पूरे समय सदन चला। अच्छा 41 बैठकों के बाद जी मतलब निर्बाधित, मतलब किसी ने कोई इसमें स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया है, कोई कुछ बोला नहीं। हाँ। कोई वॉकआउट नहीं किया। हाँ तो यही है ना। तो अब जिम्मेदारी वही है। अब यदि ये बहस और बहुत लिखा गया है इसके ऊपर, हमारे यहाँ तो आज ये भी खबर छपी कि कितने विधायकों ने पिछले 3 साल में, 3 साल हो गए सरकार को, कि 3 साल में अपनी चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा जी। चुन के क्यों भेजा था, एक भी सवाल नहीं पूछा 3 साल में आपने। तो जो जन समस्याएं हैं इसकी और जनता का ध्यान आकृष्ट नहीं किया। अब बिना किसी टिप्पणी के छाप दी, जनता अपने आप उसको वो करे, है ना। और अब जब लाइव टेलीकास्ट हो गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था कि हम जाने चुने हुए प्रतिनिधि कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे ध्यान है वीपी सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ था। उस समय यह था कि कैमरा केवल राष्ट्रपति पर, शुरू में तो वही था ना, अभिभाषण ही प्रसारित किया गया था, कैमरा उन्हीं पर फोकस है। हंगामा हो रहा है, कैमरा हंगामे की ओर नहीं मुड़ा। अब तो दिखा रहे हैं, हंगामा भी दिखा रहे हैं आप। फिर आया लोकसभा राज्यसभा टीवी और प्रश्नकाल, शुरू में प्रश्नकाल था, बाद में तो सारी बहस लाइव दिखा रहे हैं आपको। और कल परसों मैंने पढ़ा था अब तो ऐप बन रहा है संसद का, उस ऐप में आप कहीं भी बैठे रहे कार्रवाई को देख सकते हैं आप। तो जब ये चीजें होगी तो मुझे लगता है कहीं उत्तरदायित्व का भाव भी आएगा। अब यहाँ पर आपके वो जो प्रिविलेज वाले जो नियम बने वो धीरे धीरे बेमानी होते चले गए। क्योंकि यदि किसी ने कोई गाली दी है तो वर्बल माध्यम से तो वो पहुंच गई ना, वीडियो तो रिकॉर्ड सर पहले ही हो जाती। हालांकि पहले भी होती थी। अब मान लीजिए आप पार्लियामेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप गए वहां और वहां क्यों हुआ तो बाहर आके बता देंगे आप एक्स ने वाई को ये कह दिया, तो ये मैसेज के थ्रू, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो बहुत लंबे समय तक चीजें नहीं टिकेंगी। लेकिन ये वैसे ही जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। हाँ, अरे उसके भी बहुत उदाहरण दूं मैं आपको, कितना कंट्रडिक्शन है उसमें भी। बहुत है ऐसे। वो डी.आर. मनकेकर जो पुराने पत्रकार हैं
उस दौर में तो मैंने इनको बहुत पढ़ा था, किस तरह से अब वो 62 की वॉर है भारत चाइना की। अब भारत चीन की युद्ध के दौरान कोई एक किताब लिखी गई, उसको मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया, मतलब वो कर दिया, नहीं छाप सकते आप। तो डीआर मनकेकर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने सवाल उठाया कि आज जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आपको सैटेलाइट सब दिख रहे हैं हमारे, कौन से रास्ते हैं, क्या है, और हमने ये बताने की कोशिश की कि 62 में हमारे देश ने, पंडित नेहरू सपने में नहीं सोच सकते थे कि चाइना आक्रमण कर देगा। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा इतना विश्वस्त दोस्त और इतना विश्वासघात किया, उसके बावजूद हम लोगों ने कितनी बहादुरी के साथ संघर्ष किया, उस चीज को बताना चाहते थे। लेकिन मिनिस्ट्री कहती है कि साहब आप नहीं इसको छाप सकते। शांति भूषण जब लॉ मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में मनकेकर जी थे शायद, या कोई दूसरे जर्नलिस्ट होंगे, उन्होंने लिखा कि साहब मुझे भारत सरकार की समुद्री नीतियों के बारे में जानकारी चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही। आपने लिखा तो क्या होगा, आप वीसी को एप्लीकेशन लिखिए, क्या करेंगे? ये पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की हालत यही है। वो वाइस चांसलर मार्क कर देंगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार मार्क कर देंगे डिप्टी रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार मार्क करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मार्क करेगा असिस्टेंट को, असिस्टेंट मार्क करेगा यूडीसी को, यूडीसी करेगा एलडीसी को, फिर वो अपनी गलत सलत हिंदी में और जैसे भी वो लिख करके भेजेगा, फिर ऊपर तक चेंज आएगी वापस। 15 दिन तो इसमें निकल गए। और वो जो बाबू बता देगा रूल कि साहब इस रूल के तहत ये है, वो आगे से आगे प्रिवेल करेगा। तो ऐसे ही जब उनको लिखा, वो फाइल वहां गई उस बाबू के पास, उसने देखा किसी ने गलती से टॉप सीक्रेट की सील लगा दी, उसने लिख दिया उस पर कि टॉप सीक्रेट है तो नहीं जानकारी दी जा सकती। उन्होंने यूएनओ को लिखा कि साहब मुझे भारत सरकार की जानकारी चाहिए समुद्री नीतियों के बारे में। यूएनओ ने कहा ये प्राइस्ड डॉक्यूमेंट है, आप इतना पैसा भेज दीजिए, हम भेज देंगे। जो जानकारी यूएनओ आपको कुछ पैसा लेके भेज रहा है, उसका मूल्य लेकर के हमारे यहाँ कहते हैं कि साहब ये तो गोपनीय है। ऐसे बहुत सारे कंट्रडिक्शन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत बताए गए थे, है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत हमारे अधिकारियों को ये पावर थी कि वो कोई भी इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट में नहीं जाने दे, परमिशन जरूरी है उसकी। अब आरटीआई ने फिर आपको एम्पावर किया, है ना। आरटीआई ने अब ये सहूलियत दी है। अब ठीक है, मिसयूज तो उसका भी हो रहा है, तो हो रहा है कानूनों का मिसयूज। तो किसी ने कहा अब तक राजनेता करते थे, अब आम आदमी कर रहा है, करने दीजिए, धीरे धीरे जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। तो ये सारी चुनौतियां हैं। यही स्थिति पार्लियामेंट के साथ है। इसी जिस दिन कोडिफिकेशन हो गया, न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। भाई आपने ऐसा किया, वो मैंने ऐसा नहीं किया, कौन तय करेगा? न्यायालय। तब न्यायालय के हस्तक्षेप को स्वीकार कितना करेंगे? क्योंकि यहाँ तो हर इंस्टीट्यूशन, इसीलिए हमारा ये मानना है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, तभी लोकतंत्र सही तरीके से संचालित हो पाएगा। नहीं तो टकराहट होंगी, और हुई है। अब इतना समय नहीं में तो बहुत उदाहरण है मेरे पास तो कि किस तरह से संसद में और जुडिशरी के अंदर टकराहट हुई है। पूरी पूरी किताबें आ गई है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन इंडिया करके, बहुत केसेस मिल जाएंगे आपको, बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं इसको लेकर के, है ना। तो ये है। जैसा और कुछ ठीक है फिर जी सर, कह दीजिए, फिर ऑफ कर दें वो जो भी सुन रहे हो, है ना। नहीं तो चलता ही रहेगा ये वीडियो, फिर यदि बंद कर दिया तब भी, है ना। ठीक है फिर, है ना, लीव कर रहा हूँ मैं, है ना। प्रणाम। हाँ, थैंक यू सर।